हेलो गाइस, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। अभी हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 8th क्लास का हिंदी और 10th क्लास का नॉन हिंदी। ये किसका का थ्री है। और अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 यानी 16। और इस पाठ का नाम है खेमा। ये पाठ की कौन सी विधा है? तो कहानी है। खेमा क्या है? कहानी। और ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखा गया है, यानी कि पुस्तक विभाग के द्वारा। इसमें हम लोग कहानी में एक बच्चे की किरदार को देखेंगे, है ना, जो एक छोटा सा होटल में काम करता है और उसका दिनचर्या 24 घंटा का जो काल होता है उसको देखेंगे लोग। और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह है खेमा। कौन है? खेमा, जो 8-9 वर्ष का एक लड़का है। और इसके अलावा ये कहानी जो हमें सुना रहा है वह है इस कहानी का दूसरा मुख्य पात्र मास्टर साहब। और ये जो बच्चा है मुक्ता काशी होटल, जिसका मालिक कसारा है, इसी होटल में काम करता है। ठीक है, हम कहानी का सबसे पहले उद्देश्य शुरू करते हैं। लिखा है, बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी खेमा हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। यानी बच्चों से किस तरह से काम करवाया जाता है, उन पर दया नहीं की जाती है, इस पर हम लोग पढ़ेंगे। बाल अधिकारों की अवधारणा समकालीन विमर्श का महत्वपूर्ण गद है। कहानी इसके प्रति भी हमें जागरूक बनाती है, यानी हमें बच्चों के अधिकार, उनके पढ़ने के अधिकार, उनके कर्तव्य के बारे में हमें कहानी बोध कराती है। कहानी शुरू करते हैं। गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू और अस्थायी होटल। टूटी सी टेबल पर चाय के बनाने के लिए भट्टी के साथ लगा लाल पंखा। देखिए लोग, कैसे छोटा सा एक होटल है और उसमें भट्टी में कैसा पंखा लगा है? लाल पंखा। ये एग्जाम में पूछता है कैसा पंखा का रंग था। पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 गिलास दूध से भरा एल्युमिनियम का भगोना और चाय, शक्कर के डिब्बे, एक छीका जिसमें 8-10 गिलास रखे हैं। यानी कि रोड के किनारे जैसे ठेला वाले लगाते हैं ना, सेम उसी तरह से ये होटल है। इस मुक्ता काशी होटल का मालिक कसारा अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया था। इस होटल का मालिक कौन है? कसारा ना। बहुत ही निर्दयी व्यक्ति है, इसमें दिखाया गया है। कुछ तुतलाते बोलते इस बालक का नाम था खेमा। कहानी का मुख्य पात्र है खेमा। यह लगभग 8-9 वर्ष का दिखाई पड़ता था। उसका रंग गेहुआ था। कद लगभग 3.5 फुट। खेमा कितने फीट लंबा था? 3.5 फीट। 8-9 वर्ष का है। खाकी निक्कर के साथ पैबंद लगी कमीज पहने था। दूध के दांत अभी टूटे नहीं, यानी अभी गिरे नहीं, और चढ़ने लगा खेमा रोजगार की पहली पायदान पर। पैदान यानी होता है सीढ़ी का जीना। यानी खेमा अभी दूध का दांत नहीं टूटा है, 8-9 साल का है, मगर होटल में काम करने लगा। सुबह की ग्राहकी के समय का सारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को ग्राहकों को दे आता। फिर अपनी नन्ही उंगलियों के बीच 4-5 गिलासों को उठाकर टंकी पर धोने ले जाता। यानी गिलास पे से 4-5 उंगली फंसाता और गिलास में ले जाकर टंकी में से धोता और उलट देता। खेमा गिलासों में पानी डालकर उलट देता और धुले गिलासों को टेबल पर रखे छीके में पंजों के बल खड़ा होकर जमा देता। यह क्रम उसकी नियति बन गया था। यानी टेबल ऊंचा था, नहीं रखता था तो अपना पैर उठा लेता था। उसका मालिक कहता है, ये रे खेमा, ये डायरी ले जा और लिखवा ला 3 साइकिल वाले के, 2 मास्टर साहब के, 5 सेठ जी के। कसारा ने खेमा को आदेशात्मक सवाल में कहा। ये डायरी देता है और चाय के पैसा लिखवाने के लिए कहता है। हाँ काका, अभी लेकर जाता हूँ। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। यानी कि सभी के दुकान पे चाय पहुंचाना है और डायरी में पैसा लिखवाना है। 8-10 मिनट बाद घूमता घूमता खेमा डायरी लेकर आया। संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही फिर पिलना है। पिलना यानी काम पर चढ़ना है, काम करना है, इसीलिए थोड़ा सा लेट करके आता है। इतनी देर कहाँ रहा रे खेमा? कसारा ने खेमा को झिड़कते हुए पूछा। वो माँ साहब दुकान पर नहीं थे। खेमा सफेद झूठ बोल गया। कुछ समय बाद गिलास धोने लगा। यानी कि खेमा को पता था कि जाते ही काम करना पड़ेगा, उससे अच्छा घूम घाम कर जाते हैं। और रास्ते में टाइम पास करते हुए पहुंचा। और जाते ही खेमा जो कसारा से डांट सुन लिया कि कहाँ थे माँ इतना देर। और ये सफेद झूठ बोल देता है कि मास्टर साहब दुकान पे नहीं थे, इसीलिए लेट हो गया। जब होटल पर चाय पीने वाले इक्के दुक्के लोग रह गए तब खेमा ने अपने सेठ कसारे से कहा, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। खेमा खाली पैर है ना, गर्मी के दिन में धूप में घूमता है, काम करता है। जब सभी लोग खाली हो गए तो क्या कहता है, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। देखिए कसारा क्या बोलता है, पता है, अब भी रख दूंगा चप्पल सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला।
इस वाक्य को रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। खेमा निराश हो गया। अप्रैल का महीना था, धूप गहराने लगी थी। नंगे पैर खेमा इधर कोल्हू के बैल की तरफ घूमता रहता। जूठे गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैर धोता। शायद जलते पैरों पर पानी गिरने से खेमा को छड़ी तसल्ली मिलती थी। जब भी गिलास धोने जाता था तो पहले पैर धोता था ताकि कुछ राहत मिल जाए, है ना। कौन सा महीना था? अप्रैल का महीना। बहुत तेज गर्मी होता है ना। काम निपटाकर कसारा रोटी खाने बैठा। 2 रोटी, प्याज और चटनी लेकर खाना खाने लगा। खेमा भी इसी टो में था कि अब खाना मिल जाए। इसी बीच 8-10 लोग बेंच पर आ बैठे। कसारा हाथ धोकर चाय बनाने लगा। खेमा का उतरा चेहरा देखा नहीं जाता था। मास्टर साहब जो कहानी हमें सुना रहे हैं, सभी घटनाएं देख रहे हैं। कसारा पहले रोटी खाया, फिर चाय बनाने लगा क्योंकि नए कस्टमर आ गए थे। खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता और ग्राहकों के आदेश पर बीड़ी सिगरेट भी ले आता था। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी गालियां देकर पुकारते और खेमा डरा सहमा मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता। लोग उसकी इज्जत भी नहीं करते थे, गाली देते थे, दूध काटते थे, बेइज्जत करते थे। हाँ, कनखियों से अपने नियमित ग्राहकों पर 1-2 बार नजर जरूर डाल देता था क्योंकि उनसे जान पहचान हो गई थी। खेमा रोज रहता था तो जो रोज के कस्टमर थे उनको जरूर ध्यान देता था क्योंकि उनसे जान पहचान था। अरे खेमा कहकर रोटी की तरफ इशारा करके कसारा पास के बरामदे में 2 बार की झपकी लेने लगा। खेमा ने भी अपना पेट भरा, उसको भी थकान के मारे नींद आने लगी। अरे ये 2 बार हो गया था। कसारा खाना खाकर आराम कर रहा है और जो खाना बचा हुआ था वह खेमा को बोलता है खाने के लिए। खेमा भी खाता है, वो भी थका हुआ था, उसे भी नींद आती है मगर वह सोता नहीं है। कसारा का सोते वाला खेमा कैसे आराम कर सकता था? गर्म हवा सहता, थकान का मारा खेमा बैठे बैठे झपकियां ले लेता। कभी सिर पास के दीवार से टकरा जाता तो वह मुंह की लार हथेली से साफ करके उठ बैठता और कसारा की तरफ देखता। यानी कि बैठे बैठे झपकी ले लेता था मगर मालिक का भी डर है क्योंकि सोते हुए देख लेगा तो पिटाई हो जाएगी। होटल के पास क्लिनिक होने की वजह से सुबह शाम ज्यादा चाय बिकती थी। हर तरह के बीमार क्लिनिक में उपचार कराने आते, दवाई लेते, चाय पीते। न जाने कितनों की बीमारी के जीवाणु खेमा के शरीर को भी देंगे। खेमा इन सब से बेखबर अपने काम में लगा रहता। खेमा को आए लगभग 2 महीने बीत चुके थे। खेमा कितने दिन से काम कर रहा था कसारा होटल पे? 2 महीने से। उसके होटल के पास क्लिनिक था ना, सरकारी हॉस्पिटल, जिससे लोग इलाज कराने आते थे और चाय पीते थे। खेमा की सारी दुनिया कसारा होटल में सिमट आई थी। यानी पढ़ने, लिखने, घूमने, खेलने, अब उसकी सब आजादी खत्म हो चुकी है। 24 घंटा वहां पे रहना है। अरे खेमा, कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज सुनाई। खेमा कराए आ रहा हूँ। पास ही जनरल स्टोर पर बैठा खेमा दौड़ आया। कहा मर गया था, ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? कसारा ने आंखें निकाली। कसारा के ताने सुनता खेमा बर्तन साफ करने जा बैठा। यानी कि कसारा शाम के वक्त खेमा को बुलाता है, कहता है कहाँ मर गया था? ये जो बर्तन रखा गया है तेरा बाप धोएगा, यानी कि बर्तन धो जल्दी। कि खेमा चुपचाप बातों को सुनता है, गालियां सुनता है और बर्तन साफ करता है। फिर ए खेमा पहले यहाँ आ के चाय जनरल स्टोर पर दिया। कसारा ने नाटकीय क्रोध में कहा। अब देखिए, एक छोटा सा बच्चा एक साथ 2 काम कैसे कर सकता है? इसीलिए कसारा फिर नाटकीय क्रोध में कहता है पहले बर्तन मत धो, पहले चाय देकर के आ। जा रहा हूँ, खेमा ने शांत स्वर में कहा। शाम होते होते बर्तनों की सफाई नहीं हुई, इस कारण खेमा की पिटाई हो गई। यानी खेमा चाय देने गया, इधर उधर बिजी हो गया, बर्तन नहीं धो पाया समय से, इसीलिए कसारा ने उसे पीट दिया। खेमा बाल्टी लेकर हैंडपंप पर गया और जैसे तैसे पानी की बाल्टी ले आया। संभवतः कसारा का खौफ खेमा में उत्तेजना पर देता था। खौफ से बालक स्थिर होकर बैठा रहता था, परंतु खेमा तो कसारा के खौफ के आगे मशीन की तरह दौड़ता रहता है। हम लोग बच्चे को डांटते हैं तो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, बैठ जाते हैं, मगर जब भी कसारा डांटता खेमा मशीन की तरह चलने लगता। उसकी औकात नहीं थी कि एक बाल्टी पानी उठाए, मगर खेमा कसारे के डर से बड़ा बाल्टी में पानी भी उठा करके ले आता था। रात होने से पहले खेमा ने सभी बर्तनों की सफाई कर दी। कसारा और खेमा ने खाना खाया। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कसारा जाग रहा था, परंतु खेमा को सोते ही नींद आ गई क्योंकि दिन भर थका हुआ था। अगले दिन सुबह खेमा फिर अपने काम में लग गया। उसके लिए कुछ भी नया नहीं रहा। दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, काम बदलता है, लेकिन खेमा के लिए कोई नया नहीं था। जैसे सुबह से शाम तक काम किया, दूसरे दिन भी वही घटना। 2 दिन से मैं खेमा का जीवन क्रम देख रहा था। इस तरह शोषण न जाने कितने खेमा जैसे इस देश में हैं जो बचपन से ही कच्ची टहनी से स्थूल जड़ बन जाते हैं, न जाने क्यों। यानी मास्टर साहब जो हमें कहानी सुना रहे हैं, अध्यापक हैं, वह कह रहे हैं कि मैंने ऐसे बहुत सारे खेमा को देखा है जो हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में है और भारत के अलग अलग
राज्यों, अलग अलग गाँव में होटलों का काम करते हैं। जानकारी करने में मुझे पता चला कि खेमा के माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों को इसी तरह से बेच दिया है। खेमा कितने भाई बहन हैं? 4 भाई है ना, और उसके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, वो लोग अपने 4 बेटे को नहीं पाल सकते हैं, इसलिए अलग अलग होटल में चारों को बेच दिए हैं। खेमा भाइयों में सबसे छोटा था। मैंने सोचा खेमा को कुछ समय अपने पास रहकर स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा, यानी कि मास्टर साहब खेमा को पढ़ाना चाहते हैं। कसारा चायपत्ती शक्कर लेने बाजार गया, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खेमा को आवाज लगाई। खेमा टेबल पर गीला कपड़ा घुमाता छोड़ मेरे पास आ खड़ा हुआ। यानी कि खेमा से मास्टर साहब बात करते हैं। कहते हैं क्यों खेमा, तुझे तेरे सेठ जी कितने पैसे रुपए देते हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। मास्टर को लगा इतना काम करवाते हैं, कुछ तो कुछ महीना देते होंगे। खेमा कहता है मैं नहीं जानता, बापू जानते हैं। खेमा ने हथेलियां घुमाते हुए स्पष्ट स्वर में कहा। फिर दूसरा सवाल पूछते हैं, तुम स्कूल नहीं जाते हो खेमा? खेमा मेरे प्रश्न ने खेमा को चौंका दिया। वो हैरान हो गया कि स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे तो होटल से फुर्सत ही नहीं मिलती। खेमा फिर जवाब देता है, मेरी तो पढ़ने की इच्छा है पर बापू स्कूल नहीं भेजते। कहते कहते खेमा मेरे सामने बैठ गया। उसे लगा ये कोई अच्छा इंसान है, मास्टर साहब के पास बैठ गया। तू तेरे सेठ के पास खुश है? मैंने पूछा। खेमा निरुत्तर रहा। मास्टर साहब खेमा से पूछते हैं तुम यहाँ पे खुश हो? वह बेचारा खामोश, क्या बोले। फिर मेरे साथ चलेगा? मैंने दृढ़ता से कहा। मास्टर साहब कह रहे हैं अच्छा चलो छोड़ो इस सब बात, तो मेरे साथ चलोगे? क्या काम करना पड़ेगा? नंदी सी जान ने मुझे निरुत्तर कर दिया। खेमा पूछा ये आपके यहाँ कौन सा काम करना पड़ेगा? यानी मास्टर साहब निरुत्तर हो गए, कुछ नहीं बोले। छोटा सा लड़का है, वो समझा कि यहाँ से ले जाएंगे तो भी तो काम ही नहीं करवाएंगे। मास्टर साहब थोड़ा सा सीधा होते हैं, कहते हैं स्कूल जाना, पढ़ाई करना, मेरे साथ रहना, प्यार से कहा। उसके चेहरे पर प्रसन्नता से झलकने लगी, यानी वो खुश हो गया। मैं 2-3 दिन तक छानबीन करके खेमा के गांव का पता लगाया और उसके पिता से मिलने गांव जा पहुंचा। उसका पिता टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठा था, थका सा शरीर, उदास चेहरा मुझे देखकर उठ बैठा, हाथ जोड़कर भय से डर के साथ आश्चर्य से देखने लगा। अब पूछता है आप कौन है? खेमा के पिता ने पूछा। मैंने कहा यानी कि मैं अध्यापक को खेमा को जानता हूँ। उसके पिता ने जवाब देते हैं, कहते हैं वो तो एक होटल पर है साहब। खेमा के पिता ने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा, कहते तुमने तो उसे तो होटल पे लगाया है। मास्टर साहब कहते हैं मुझे मालूम है, मैं चाहता हूँ खेमा को पढ़ाऊं, उसे अच्छा इंसान बनाऊं, इसलिए खेमा को लेने आया हूँ, मैंने सहजता से कहा। मास्टर साहब खेमा के पिता को समझाते हुए कहते हैं। खेमा के पिता की आंखें भर आई। नीचे उसके मन में भी अपने बच्चों के प्रति अनुराग प्रेम उमड़ पड़ा था। उसे भी अफसोस था अपने बेटे को होटल में काम कराने के लिए, मगर वो भी क्या करता, मजबूर है। ठीक है पर कसारा को उसके पैसे लौटाने पड़ेंगे, खेमा का पिता बोला। मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैंने सहजता से कहा। खेमा का पिता कह रहे ठीक है आप ले जाइए, मगर जो पैसा मैंने उससे एडवांस लिए वो तो लौटाने पड़ेंगे। मास्टर साहब कह रहे हैं मैं उसका व्यवस्था कर दूंगा, ये पैसा लौटा दूंगा और खेमा को ले लेंगे। उसके चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आई। वह मेरे साथ चल पड़ा। खेमा ग्राहकों को चाय के गिलास दे रहा था। खेमा के पिता ने कसारा से बात की और लगभग आधा घंटे बाद खेमा मेरे पास था। आधा घंटा बहस करने के बाद कसारा से उसके पिता ने छुड़ा लिया और खेमा मास्टर साहब के साथ आ गया। खेमा मेरे साथ चलने लगा। उसकी चाल बदल गई, जैसे पिंजरे से पक्षी मुक्त हुआ हो। घर आकर मैंने स्नान किया, फिर खेमा को स्नान करने के लिए कहा। दोनों ने साथ खाना खाया, यानी मास्टर और खेमा एक साथ खाना खा रहे हैं। खाना खाते समय मैं सोच रहा था कि यदि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, परंतु खेमा जैसे अनेक बालक है उनका क्या होगा। सोच रहे तो हजारों बालक है। खैर जो भी हो, मैं तो एक को तो बचा लिया। रात को मैं सोने लगा तो खेमा मेरे पास आया और मेरे पैर दबाने लगा। मैं उठ बैठा और पूछा कि मेरा पैर क्यों दबा रहा है, तो पता चला कि खेमा रोज रात को 2 घंटे कसारे के पैर दबाता था। मेरी आंखें भर आई। कसारा इतना काम करवाता था, उसके बाद भी रात में 2 घंटा खेमा से अपना पैर दबाता था। मैंने प्यार से खेमा के सिर पर हाथ फेरा। मैंने उसे बिस्तर पर सो जाने के लिए कहा। कच्ची नींद में सोया खेमा करीब 2 घंटे बाद बड़बड़ाने लगा। आया सेठ जी। संभवतः कसारा की आवाज अर्धनिद्रा अवस्था में भी खेमा को सुनाई दी। ए रे खेमा, यानी सोया है, सपना में भी उसे कसारा की आवाज सुनाई दे रही है और उसका जवाब देता है आया सेठ जी। ये कहानी समाप्त हुआ। ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा लिखा गया है। इसका शब्दार्थ है पायदान यानी सीढ़ी, पैर रखने योग्य स्टेप, पीलना यानी भीड़ जाना, काम पर लगना, अनुराग यानी प्रेम भक्ति, आदेश आत्मक यानी आदेश देना, आज्ञा देना, क्षणिक यानी थोड़ी देर यानी एक पल,
निरुत्तर यानी बिना उत्तर के, नियति यानी भाग्य, नियमत किस्मत। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।